हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता के बारे में। ये भी इंडियन जियोग्राफी का एक पार्ट है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। हालांकि हम आज हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाले थे, बट वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको किसी दिन वीडियो बना के उसका दे दूँगी। ऐसा मत समझना कि वो छोड़ दिए हैं, बट अभी इसको देख लेते हैं क्योंकि अभी कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के ख़त्म होते ही अभी स्टेट पीसीएस या कई सारे स्टेट के या यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला, जिनसे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो पहले अपन लोग इनको कवर कर लेते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, जो हमारे इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो फ्रेंड्स तो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, राइट। और वीडियो को फ्रेंड्स पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता में हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय। देन उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनका वितरण कैसे है, किस प्रकार से है, और फिर इनमें संकट क्या क्या है, इनके ह्रास का कारण क्या है, मतलब ये कि ये नुकसान, इनका नुकसान कैसे हो रहा है, इनकी क्षति कैसे हो रही है, और संरक्षण, और इससे संबंधित जो भी अभी अपने भारत सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं या विश्व द्वारा कानून बनाए गए हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। पहले तो देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, कि जैव विविधता है क्या चीज़। तो जैव विविधता फ्रेंड्स, जैव विविधता को जो संबंध जीवों के बीच पाए जाने वाली विविधता से है। इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों और जंतुओं सभी की विविधता को शामिल किया जाता है, राइट। मतलब कि इसमें ऐसा सीधे सीधे समझ लो कि हाँ, जो सभी सजीव जीव पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनके बीच में जो विविधताएं पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं, राइट। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जीवित प्राणी जैसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, और पौधे हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, पेड़ पौधे, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है जीवित प्राणी, राइट। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैव विविधता शब्द का प्रयोग, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जान लेना, कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 1992 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच भिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता। जो वर्ष 1992 में, ये डेट आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आप इसे नोट भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन मीन्स पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी, क्या नाम है इसका? रियो डी जेनेरियो, राइट। रियो डी जेनेरियो है इसका नाम। फिर इसकी वो स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। तो इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता था, राइट। तो इसमें क्या था कि जो पृथ्वी सम्मेलन, इसमें किस किस को आधार माना गया था? तो जो महासागरीय, धरातली, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच भिन्नता ही क्या कहलाती है फ्रेंड्स? जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, जैव विविधता अपनी कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है। तो इसमें कौन कौन से हैं? आनुवांशिकीय जैव विविधता हो गया, जिसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। उसके बाद आता प्रजातीय विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटीज, और सामुदायिक तथा पारितंत्र विविधता, राइट। इसे पारिस्थितिकीय तंत्र भी बोलते हैं।
तो ये कौन कौन से हो गए अपने? 3 हो गए। आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। राइट, तो इसमें ये देख लेते हैं कि आनुवांशिकी विविधता क्या है। तो आनुवांशिकी विविधता ऐसी विविधता है जिसका कारण आनुवांशिकी परिवर्तन से होता है। मतलब कि आनुवांशिकी विविधता एक ऐसी विविधता है कि जिसका कारण आनुवांशिकी परिवर्तन से होता है। आप ऐसे समझो कि आनुवांशिकी विविधता का आशय क्या हो गया कि किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न विविधता। मतलब कि एक ही प्रजाति के, जिसमें कि जैसे आप ले लो बंदर तथा मनुष्य, मतलब इनके एक ही प्रजाति के बंदर और मनुष्य जो है तो वो दोनों आई थिंक सेम प्रजाति के हैं, क्योंकि पहले जो मनुष्य थे वो पहले बंदर के रूप में ही थे। तो एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं फ्रेंड? जेनेटिक डाइवर्सिटीज कहते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि प्रजातीय विविधता क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो प्रजातीय विविधता में किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है। मतलब कि इसमें क्या हो गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में अपने इकोलॉजी सिस्टम में जितने भी जीव जंतु के समुदाय की प्रजातियों में विविधता पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रजातीय विविधता कहते हैं। जैसे कि आम तथा कुत्ता। और फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रजातीय विविधता के देन उसके बाद आता है अपना सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, जिसमें हम देखते हैं कि जलवायु तथा निवास स्थान के अंतर के कारण ऐसी विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे कि एनाकोंडा तथा रेनडियर। राइट, तो जलवायु, इसमें क्या देखना आपको? जलवायु तथा निवास स्थान के कारण अंतर के कारण ऐसी विविधताएं पाई जाती हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं, बात करेंगे जैव विविधता के वितरण के बारे में। राइट फ्रेंड्स, आप यदि नोट्स बनाते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ समय बाद अपना माइंड जो है धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगता है। तो अच्छा होगा यदि आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हो। राइट, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता के वितरण। तो संख्या के 2 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया था। पहले तो संख्या के आधार पर डिवाइड किया गया था, देन उसके बाद सघनता के आधार पर किया गया था। जो जैव विविधता का वितरण था वो संख्या के आधार पर किया गया था और सघनता के आधार पे किया गया था। संख्या के आधार पे था, तो यदि उसके आधार पे देखें तो कीट, अन्य प्राणी, पादप और विषाणु। राइट, तो जो जीव, अन्य प्राणी, पादप और विषाणु थे। राइट, तो जीव को कितने थे? तो 7.5 लाख सर्वाधिक थे। ये जो जीव थे 7.5 लाख सर्वाधिक थे, और अन्य प्राणी जो थे 2.8 लाख, और उसके बाद थे पादप 2.5 लाख, और उसके बाद आते हैं विषाणु 1000 थे, जो कि सबसे कम है। राइट, तो आप ये समझ सकते हो कि पृथ्वी पे सबसे कम जो है विषाणु है 1000, और उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। राइट, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सघनता के आधार पर, तो अत्यधिक सघन, अति सघन, निम्न सघन और निम्नतम सघन। अब इसमें अत्यधिक सघन, निम्न सघन और निम्नतम सघन से क्या आशय है? तो अत्यधिक सघन का मतलब है कि जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र हो गए, आर्द्र भूमियाँ या प्रवाल भित्तियाँ हो गई। राइट, तो आर्द्र भूमियाँ, ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भारत में आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं। तो वो 26 हैं। मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी। राइट, तो आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं? इंडिया में 26 हैं, जिसे रामसर संधि के द्वारा इनको आर्द्र भूमियाँ घोषित की गई थी। और ये जो वेटलैंड है तो उसके बारे में एक बात और जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वेटलैंड को पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है। राइट, अब उसके बाद आते हैं अति सघन वन। अति सघन वन कैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी यूरोप में, मानसूनी प्रदेश में और घास भूमियाँ।
जो पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं मानसूनी प्रदेश और घास भूमियों में, राइट। उसके बाद आते हैं कि निम्न जैव विविधता, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपध्रुवी, और निम्न जैव विविधता में क्या हो जाएगा, उपध्रुवी और मरुस्थलीय, राइट। फिर उसके बाद आता है निम्नतम सघन। निम्नतम सघन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र निम्न में से, इसमें क्या हो जाएगा, निम्नतम जो सघन है उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र। अब इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, राइट। अब आपसे पूछ लिया कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, क्योंकि अत्यधिक सघन जो था उसमें क्या क्या था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र और आर्द्र भूमियाँ या प्रवाल भित्तियाँ, राइट। और फिर यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को प्रकृति की जो भी है क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन नहीं, मतलब आप ये भी जान लो कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, तो वर्षा वनों की प्रकृति की क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो फेफड़े कहा जाता है। जो अपना ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो उसे प्रकृति की फेफड़ा कहा जाता है, और जो वेटलैंड है उसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, और इसे प्रकृति का उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को और प्रकृति की फेफड़ा कहा जाता है, राइट। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं, पर उसके पहले मैं आपको कुछ एक दो फैक्ट्स बता देती हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यह पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता का भंडार है। जो कौन सा है, अपना निम्नतम सघन वाला क्षेत्र है, वो क्या है, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता का भंडार है। और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के 13% भाग पर फैले हुए हैं। जो अपने उष्णकटिबंधीय वन है तो वो अपने पृथ्वी के 13% भाग पर फैले हुए हैं, जबकि इसकी प्राथमिक उत्पादकता जो है वो 50% है, राइट। उसके बाद देखते हैं प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जान लेना कि भारत में जो है, तो भारत में प्रमुख 4 प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो प्रवाल भित्तियाँ अपनी जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, राइट। इसमें सुंदरबन शामिल नहीं है। मतलब कि प्रवाल भित्तियाँ कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो अपने इंडिया में 4 प्रवाल भित्तियाँ हैं, जो कि हैं ऐसे कौन कौन सी है, यहाँ गुजरात में क्या हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गई, और 1 मिनट, गुजरात में क्या हो गया फ्रेंड्स, ये गुजरात में अपना कच्छ की खाड़ी, गुजरात में क्या हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, और मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार, राइट। तो प्रवाल भित्तियाँ 4 होती हैं, कच्छ की खाड़ी, मन्नार, भारत में जो है मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और इसमें सुंदरबन शामिल नहीं है। वो क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि सुंदरबन क्षेत्र में प्रवाल भित्ति संभव नहीं है। सुंदरबन जो क्षेत्र है वहाँ प्रवाल भित्तियाँ संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, सामान्यतया विषुवतीय प्रदेशों से ध्रुवों की ओर जाने पर ताप जल वाष्प में जैव विविधता घटती जाती है, राइट, जबकि वायु दाब अधिक होता जाता है। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये अपना क्या हो गया, इक्वेटर हो गया यहाँ पे,
यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, मैं अलग से बनाती हूँ। ये इक्वेटर हो गया अपना, यहाँ पे 23 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री इधर, राइट। तो यहाँ का इतना जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय भाग कहलाता है। जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ही जो है तो जैव विविधता के जितने भी सब कुछ पाया जाता है। इसके आगे जो है जब हम बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, अपनी जैव विविधता घटती जाती है। ताप तथा जल वाष्प में जैव विविधता जो है ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो क्या होती जाती है, घटती जाती है। और जब ध्रुवों से इधर नीचे की तरफ आते हैं हम लोग इक्वेटर की तरफ, तो क्या होती है, जैव विविधता जो है बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे कि जैव विविधता घटती जाती है, तो मतलब कहाँ पे जैव विविधता घटेगी। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि उच्च अक्षांश बोले तो यहाँ 90 डिग्री पर उच्च अक्षांश पे जो जैव विविधता है वो घटेगी। और पर्वतीय प्रवणताएं यानी कि चोटियाँ जो भी होंगी तो वहाँ पे क्या होगी, जब ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारी जैव विविधता क्या होगी, घटेगी। ये आप ध्यान में रखो कि जब हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुवों की ओर तो जैव विविधता जो होगी वो घटेगी। देन उसके बाद यदि जैव विविधता बढ़ती है तो वो कैसे बढ़ती है, तो आयनवर्ती अक्षांशों या निम्नतर अक्षांशों यानी घाटियों में, राइट। तो जब हम ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो हमारी क्या होती है, जैव विविधता बढ़ती है, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि उसके बाद अब देख लेते हैं कि जीवों पर संकट कैसे, मतलब किसे कहते हैं, तो जब जीवों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से विलुप्त होने लगती हैं। जब जीवों की प्रजातियां जो हैं वो प्राकृतिक रूप से विलुप्त होने लगती हैं, या उनकी वंश वृद्धि में रुकावट आती है, या उनकी उत्तरजीविता घटने लगती है। वंश वृद्धि में रुकावट आती है या उनकी उत्तरजीविता घटने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीवों पर संकट कहा जाता है। यानी कि किसी भी जीव की प्रजाति में, जीव मतलब जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सब की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो किसी भी जीवों की प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से विलुप्त होने लगती वो हैं, या उनकी वंश वृद्धि में रुकावट आती है, या उनकी उत्तरजीविता घटने लगती है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे डायनासोर, कई सारे पक्षी, या जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, बाज थी, तो ये सब विलुप्त हो रहे हैं। मीन्स कुछ तो विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरह से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि जीवों पर संकट कहा जाता है, राइट। ये यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, जीवों पर संकट, वंश वृद्धि, उत्तरजीविता और प्राकृतिक रूप से भी जीवों पर संकट उत्पन्न होता है, राइट। जो जीवों पे संकट उत्पन्न होता है तो इसमें एक पारिस्थितिकी संकटों के अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए 1948 में एक IUCN, मतलब कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है तो स्विट्जरलैंड में है, राइट। अब इसमें क्या था कि जो IUCN का एक सहायक संगठन भी बनाया गया था फ्रेंड्स, जिसको हम क्या बोलते थे, विश्व वन्य जीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF है। और वर्ष जो कि इसका पूरा फुल फॉर्म बताई मैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF है। और वर्ष 1969 में IUCN विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ व संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों से संबंधित लाल सूची या रेड डेटा बुक जारी करता रहा है, जो कि विश्व में पौधों और पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है, राइट। जो ये कौन सा है, अपना IUCN है, वो हर वर्ष 1969 से क्या जारी कर रहा है, जो भी विलुप्त
प्राय असुरक्षित है और दुर्लभ व संकटग्रस्त जीवों तथा पादप है। जैसे पेड़ पौधे, पक्षी हो गए, पशु हो गए, तो उनमें क्या कर रहा है ये एक रेड डाटा बुक्स जारी कर रहा है। राइट। तो इसे रेड डाटा बुक का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई लाल कलर की बुक होगी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि रेड डाटा बुक जो है तो उसका रंग कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो गुलाबी रंग की होती है। राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ था। तो उसमें विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च यह संगठन माना जाता था। राइट। मतलब पूरे विश्व स्तर पर, ये नहीं कि पूरे इंडिया बस का या किसी एक कंट्री का, इसमें पूरे विश्व का संरक्षण, पूरे विश्व के जो भी प्रजातियां थी उनके संरक्षण को इसमें देखा जाता था। राइट। जो IUCN की लाल सूची में प्रत्येक जैविक प्रजाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला जाता था। 9 में से मतलब जो कि अपनी IUCN की लिस्ट है उसमें 9 प्रकार के प्रजातियों को डिवाइड किया गया है। मतलब कि 9 प्रकार की कैसे प्रजातियां थी, तो इसमें थी 9 प्रकार की, मैं आपको बता रही हूँ। नवो जो भी हैं, विलुप्त हो गया पहला, जो कि विलुप्त का मतलब हो गया कि इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहा है। राइट। तो मतलब वो पूरी तरह जो विलुप्त हो चुका है। और वन विलुप्त यानी कि कोई भी ऐसी प्रजाति जो वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी हैं। राइट। मतलब कि कोई भी ऐसी प्रजाति जो वनों से खत्म हो चुकी है तो उसे हम क्या कहते थे, वन विलुप्त कहते थे। और इसमें अब वनों से खत्म हो चुकी थी तो इसमें ये समझने का है कि फिर कहाँ बची, तो ये केवल चिड़ियाघर या कि अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास पर ही जीवित हो, जैसे कि टाइगर रिजर्व, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये जो बनाए गए थे राष्ट्रीय उद्यान, तो सिर्फ इनमें ही जो अब देखे पाए जाते हों, लेकिन अब वनों से जो स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे वो विलुप्त हो चुके हैं। राइट। तो पहला हो गया विलुप्त, दूसरा हो गया वन विलुप्त, तीसरा हो गया घोर संकटग्रस्त। घोर संकटग्रस्त या अति संकटग्रस्त बोले यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। राइट। इंग्लिश में बोले तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। तो इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। मतलब कि ये प्रजातियां अभी कुछ बची हैं जिनका विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। देन फोर्थ आता है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त यानी कि डेंजर्ड, इंडेंजर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। फिर उसके बाद आता है असुरक्षित। असुरक्षित बोले तो वल्नरेबल, जो कि है संकटग्रस्त, वो सॉरी कौन सा था उसमें, असुरक्षित यानी कि संवेदनशील, वल्नरेबल। राइट। तो इसमें क्या है कि वनों से इस प्रजाति के संकटग्रस्त होने की संभावना, मतलब आप ऐसे समझिए कि सबसे ज़्यादा यदि खतरे की स्थिति वाली प्रजातियों को 3 श्रेणियों में रखा गया जो कि अभी जीवित है बट उनके लिए सबसे ज़्यादा जो खतरा है। तो उनमें कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, तो उनमें है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो ये 3 काफ़ी जो मतलब इनकी स्थितियाँ जो है काफ़ी खतरे में है इन प्रजातियों की। राइट। उसके बाद आता है कि संकटापन्न। संकटापन्न बोले तो नियर थ्रीटेंड। राइट। तो इस प्रजाति के भविष्य में संकट हो जाने की संभावना है। संकटापन्न मतलब कि संकट के करीब, तो इस प्रजाति के क्या भविष्य में संकट हो जाने की संभावना है। और संकट मुक्त यानी कि बहुत कम संकट। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रजाति को बहुत कम खतरा है तथा यह बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। फिर हम 8वां देखते हैं कि आंकड़ों का अभाव, मतलब कि इस प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। कि आंकड़ों का भाव कैसे, कि जो भी प्रजातियां हैं तो अभी हम लोग उनके आंकड़ों का जो भी है तो आकलन नहीं कर पाए हैं, अनुमान नहीं लगा पाए हैं अभी तक। राइट। फिर आता है एक अनाकलित
यानी कि जिसका आकलन अभी तक किया ही नहीं जा सका है। तो इस प्रजाति के संरक्षण स्थिति की IUCN है के संरक्षण मानदंड पर आकलन अभी नहीं किया गया है। राइट, अब मैं बता दूं आपको कुछ अपने इंडिया के बारे में। तो वर्तमान में भारत में कुल 995 प्रजातियां लाल सूची में शामिल है। यानी कि रेड डाटा बुक में भारत की कितनी सूचियां शामिल है फ्रेंड्स? तो वो 995 सूचियां शामिल हैं। 995 प्रजातियां लाल सूची में शामिल हैं। अक्टूबर 2015 में भारत के 7 और पक्षियों को लाल सूची में शामिल किया गया है। जिससे इस सूची में शामिल भारतीय पक्षियों की संख्या कितनी हो जाती है फ्रेंड्स? 173 से बढ़कर कितनी? पहले 173 थी, मतलब कि 995 में जो पक्षियों की संख्या थी वो 173 थी, जिसमें से बढ़कर 7 और पक्षियों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया 2015 में। तो कितनी हो गई? 180 अब प्रेजेंट टाइम पे हो गई है। राइट, और देन उसके बाद है कि वर्ष 2014 के अंत तक इस सूची में भारत की 988 प्रजातियों को संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2014 में कितनी थी? 988 थी। उसके बाद 7 पक्षियों के इसमें शामिल होने के साथ ही इसमें लाल सूची में जो शामिल प्रजातियां थी तो वो कितनी हो गई? 995 हो गई। राइट, पहले 988 थी, जब 7 पक्षियां इसमें शामिल हो गए तो 995 हो गई। और वर्ष 2013 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो भारत में 973 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया था। लुप्त प्राय हो रही पिछले 7 वर्षों में भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या में 336 और प्रजातियां जुड़ गई हैं। मतलब कि क्या है कि 336 प्रजातियां 7 वर्षों में भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या में 336 प्रजातियां जुड़ गई हैं। यानी इसका मतलब साफ है कि भारत की जो भी प्रजातियां हैं उनके लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारे जो भी जीव जंतु हैं तो वो जो भी प्रजातियां हैं वो क्या हो रही हैं फ्रेंड्स? तो वो धीरे धीरे नष्ट, एक एक करके नष्ट होती जा रही हैं। अब इनके कारण देख लेते हैं हम लोग कि ये नष्ट किस वजह से हो रही हैं। राइट, तो इसमें एक बात और कि प्राकृतिक रूप से जो जीवों के विलुप्त होने की दर है फ्रेंड्स, तो वो एक जाति प्रति दशक है, जबकि जो मानवीय रूप से है, जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण है, तो वो 100 से 1000 प्रति दशक है। मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से हो रही है फ्रेंड्स, तो वो कितनी हो रही है कि एक जाति, एक दशक में एक जाति का वो हो रहा है। राइट, इनका ह्रास हो रहा है। बट जो हमारे द्वारा, मीन्स ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो उनके हस्तक्षेप के कारण प्रजातियां नष्ट होती जा रही, वो कितनी है फ्रेंड्स? तो 100 से 1000 प्रति दशक हैं, जो कि काफ़ी, मतलब ये सोचने वाली बात है कि हमारे जो जैव मंडल है उससे काफ़ी जीव सिर्फ हमारे गतिविधियों के कारण नष्ट होती जा रही हैं और जो विलुप्त होते जा रहे हैं। राइट, और इसको जो IUCN की रेड डाटा बुक है, इसको हम मतलब IUCN के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। राइट, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है। मतलब कि इनके ये जो सारे नष्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसके कारण क्या है? तो इसके कारण जो है फ्रेंड्स, तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको सारे के सारे दिखाए गए हैं। तो इसके कारण जो हैं तो कौन कौन से? पहला है कि जैव विविधता का विनाश प्रकृति रूप से भी होता है। प्रकृति रूप से मतलब कि जैसे कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हुआ, आंधी तूफान, तो चक्रवात आ गया, इसकी वजह से जैव विविधता का जो विनाश होता है वो प्रकृति रूप से, तो उसमें भी काफ़ी सारी प्रजातियां जो है वो हमारी नष्ट हो जाती हैं। राइट, उसके बाद आता है कि आवासों का विनाश। फिर उसके बाद आता है कि अवैध शिकारी तथा तस्करी। जो भी इसमें क्या होता है कि अवैध शिकारी तथा तस्करी, जो शिकार करने वाले होते हैं या बेचने वाले होते हैं, तो उनका शिकार करके और उन्हें बेचते हैं। राइट, तो इससे भी हमारी प्रजातियां एक प्रकार से क्या हो रही हैं फ्रेंड्स? नष्ट हो रही हैं। फिर कृषि का वैज्ञानिकरण,
कृषि का जो भी है अपना वैज्ञानिकरण है, मतलब कि कृषि में इतने सारे केमिकल रसायन का यूज किया जा रहा है जिसको जो भी मतलब प्राणी है तो इससे भी उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद आता है नगरीकरण। नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे ये प्रजातियाँ इन प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। औद्योगिकीकरण औद्योगिकीकरण हो गया, जैसे कि कोई भी हम इंडस्ट्रियल इन लगाते हैं तो उसमें हम वनों का की कटाई करते हैं, राइट? जिससे कि जो जिस उस वन के रहने वाले प्रजाति जो हैं तो वो नष्ट होते जाते हैं। प्रदूषण हो गया, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो इनसे भी क्या होते हैं, हमारे प्रजाति नष्ट होते जा रहे हैं। और उसके बाद जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती जनसंख्या तो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसी की ज़रूरतें तो इस ये जो सब है तो जनसंख्या की ही तो ज़रूरतें हैं। तो बढ़ती जनसंख्या विस्फोट, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश और झूम कृषि, मतलब कि झूम कृषि का मतलब आई थिंक आप सबको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। झूम कृषि, जो कि झूम कृषि ऐसी कृषि होती है कि कुछ समय तक, जब तक उसमें उर्वरकता, जंगलों को काट के सफाया करके वहाँ पे खेती की जाती है, राइट? लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है तो वहाँ से जो झूम कृषि करने वाले होते हैं तो वो वहाँ से अपना दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर दूसरे जगह जंगलों को काट के वहाँ पे साफ करके जगह बना के वहाँ खेत की बुवाई करते हैं। देन उसके बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह की कृषि जो है, इससे भी हमारी जैव विविधता का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है, राइट? अब हम फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये सारी बातें जितना हमने आज बताया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। देन अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण की विधियाँ, और कौन सा था, जैव विविधता के संरक्षण और इससे संबंधित कानून कौन कौन से हैं, राइट? तो जैव विविधता के संरक्षण की विधियाँ हो गई और इससे संबंधित कानून हो गए। और टाइगर, इसमें से संरक्षण की विधियों में जैसे जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, राइट? तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। और एक बात मैं उन फ्रेंड्स के लिए बोलना चाहूँगी जो अभी घर पे हैं इस लॉकडाउन में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने समय का बिल्कुल सही सदुपयोग करें, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिला है। क्योंकि आप, आई थिंक काफ़ी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, बट जब एग्ज़ाम ये लॉकडाउन खुलेगा, ये अपना जो हालाँकि एक महामारी बहुत ही बड़ी समस्या है, बट जब इसका ये खुलेगा तो उस टाइम पे आप अदर स्टूडेंटों से प्लस पॉइंट पे रहोगे, क्योंकि आप अभी इस समय का यदि सही तरीके से उपयोग करते हो तो, राइट? सो आप लोग इसको मतलब ऐसे एक टाइम वेस्ट के तरीके से ना लेके इसको एक अपने समय को मतलब कि ये समझ के कि हमको ये गोल्डन चांस मिला है, तो इसका सही सदुपयोग करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।